इंग्लिश पेडागोजी क्लास 5th। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाइल लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, भाई जब आप इंग्लिश को दूसरी भाषा के रूप में सीख रहे हैं तो पहला ऑप्शन है देयर इज नो रोल ऑफ मदर टंग इन लर्निंग लैंग्वेज टू। मतलब मातृभाषा आपकी पहली भाषा हुई, तो अगर आप इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीख रहे हैं जैसा कि हम भारतवर्ष में सीखते हैं जनरली, तो कोई रोल नहीं है दूसरी भाषा को सीखने में मातृभाषा का, आपकी मदर टंग का, चाहे आप मराठी बोलते हो चाहे आप हिंदी बोलते हो, ये एक बात है। या फिर द यूज ऑफ मदर टंग विल फैसिलिटेट लर्निंग, क्या करेगा, सुविधा देगा मदर टंग का इस्तेमाल करना बीच में या यूज करना उसको समझने के लिए दूसरी भाषा सीखने में जो कि इंग्लिश है। ठीक, फिर है द यूज ऑफ मदर टंग विल क्रिएट इंटरफेरेंस, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बाधा बनेगा। या फिर द मदर टंग शुड नॉट बी यूज्ड बाय द लर्नर्स, भाई लर्नर्स के द्वारा जो मदर टंग है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आप बताइए क्या कहते हैं। तो बिल्कुल, चाहे मल्टीलिंगुअलिज्म पर क्वेश्चन हो यानी कि बहुभाषिता पर, चाहे क्वेश्चन हो भाषा का इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं, तो मातृभाषा जो है बच्चे की वो कभी भी नकारात्मक नहीं है, वो फैसिलिटेट करेगी। हालांकि कुछ लोग हैं जो ये कहेंगे, बट जनरली ज़्यादातर अगर टीचर अच्छे से इस्तेमाल करे तो जो दूसरी भाषा सीखने में जो आपकी मदर टंग है यानी इंग्लिश सीखने में मदर टंग आपको हेल्प करेगी, फैसिलिटेट करेगी अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो। क्लियर हुई यहाँ तक की बात, फर्स्ट का बी हुआ आंसर। फिर चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देखेंगे थोड़ा सा जूम करके। द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट इन अ लैंग्वेज क्लास शुड बी कंडक्टेड। किसकी प्रोसेस, आकलन की, असेसमेंट की जो प्रोसेस है एक लैंग्वेज की क्लास में उसको कैसे कंडक्ट किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है फॉर असेसिंग द टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज एट द एंड ऑफ द चैप्टर। आप हर एक चैप्टर की जो लास्ट में एक्सरसाइज होती है उसको आप क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस करा देंगे। या फिर एक मिनट, बहुत बढ़िया। या फिर टू नो द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, बच्चों का लेवल जानने के लिए आप असेस करें। टू नो द एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स, टीचर कितने एफिशिएंट हैं ये चीज जानने के लिए आप कर रहे हैं आकलन। या फिर ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब कि जो आकलन है वो कैसे किया जाना चाहिए। अगर आप लैंग्वेज की क्लास की बात करें तो लैंग्वेज की क्लासरूम में जो आकलन है, जो असेसमेंट है, वो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए। इवन जो आकलन है वो होना चाहिए ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्यों, आप किसी बच्चे को आपने देखा कि रीडिंग स्किल्स उसकी कितनी बेहतर हुई, आपने कुछ पढ़वा लिया, थोड़ा 4 लाइन इससे पढ़वाई, 4 किसी और से कुछ एक्सप्लेन करने को कह दिया कि अच्छा तुमने क्या पढ़ा इसे टॉपिक में बताओ, तो बच्चे की जो स्किल्स हैं, कुछ आपने डिक्टेशन लिखने के लिए दे दी, जो भी किया, तो आप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग ही आप फीडबैक पा सकते हैं असेसमेंट के थ्रू। तो प्रोसेस कब होनी चाहिए, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहेगा देखते हैं। एज पर द एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जो कि एक डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आपके सारे सिलेबस से लेकर के और 50 तरीके की चीज़ें तैयार हो रही हैं। आपके टीचिंग में आप क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कितनी सारी चीज़ें हैं अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के। तो एनसीएफ 2005 यानी एनसीएफ 2005, मल्टीलिंगुअलिज्म इन लर्निंग अ लैंग्वेज शुड बी सीन एज। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब अगर 30 बच्चे हैं तो 5 भाषाएं बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा पंजाबी बोली जाती हो किसी के घर में, हो सकता है किसी के घर में गुजराती बोली जाती हो सकता है किसी के घर में हिंदी बोली जाती हो, किसी के घर में हरियाणवी बोली जाती हो, मतलब उनकी मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। मतलब एक क्लास में बहुभाषी बच्चे हो सकते हैं, उनको आप किस तरीके से देखेंगे। पहला है चैलेंज फॉर टीचर्स टू मैनेज सच क्लासेस, टीचर्स के लिए एक चैलेंज है कि भैया ऐसी कक्षा को कैसे मैनेज करें। या फिर हिंड्रेंस इन टीचिंग लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश को सीखने में एक समस्या है ये। या फिर रिसोर्स इन टीचिंग लर्निंग इंग्लिश, भाई एक संसाधन का काम करेगा इंग्लिश को सीखने में। या फिर चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न मैनी लैंग्वेजेस, ऐसा नहीं होता, बच्चों में क्या है, एबिलिटी है सीखने की, बाय नेचर वो क्यूरियस हैं। तो जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, चाहे वो आपकी टारगेट लैंग्वेज हो यानी कि सेकंड लैंग्वेज जब आप सीख रहे हैं, या कोई भी जो आप लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, या फिर मल्टीलिंगुअलिज्म हो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो बच्चे की जो भी भाषा वो घर से लेके आएगा आप उसको एक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करेंगे, एक संसाधन की तरह इस्तेमाल करेंगे, जिसको आप इनपुट के रूप में बीच बीच में दे सकते हैं जहां उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है बात, क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट है द मोस्ट, ये मल्टीलिंगुअलिज्म पर क्वेश्चन लगभग हर बार आया है अगर मैं बात सीटेट की करूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर अगर हम बात करें दो चीजों के बीच में डिफरेंस जो क्रिएट करेगा, एक है आपका क्या,
लैंग्वेज लर्निंग और दूसरी है लैंग्वेज एक्विजिशन। लर्निंग क्या है? जब आप प्रॉपर फॉर्मल वे में जाकर के स्कूल में सीखते हैं दूसरी भाषा। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक्विजिशन क्या है? जो आप होम लैंग्वेज एक्वायर कर लेते हैं, अधिग्रहण कर लेते हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा तोप नहीं मारने पड़ते, आप ऐसे ही सीख जाते हैं। ठीक, सुनील वर्मा जी, हम सभी महान हैं, धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात है हाफिजुर रहमान जी, बहुत अच्छी बात है। अद्रिका, बहुत अच्छी आपकी डी है। और बताइए, आंसर कीजिए फटाफट से। अब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग, डी आंसर कर रहे हैं आप, यानी लैंग्वेज का एनवायरनमेंट। अब 4 चीजें इन्होंने दी हुई है, ये भी मल्टीपल टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। ग्रामर जो है लैंग्वेज, व्याकरण जो है उस एक भाषा की, वो अलग बनाएगा लर्निंग और एक्विजिशन को। असेसमेंट इन लैंग्वेज, आकलन अलग बनाएगा। टेक्स्ट बुक, भाषा की किताब या पुस्तक, या फिर लैंग्वेज एनवायरनमेंट। लैंग्वेज एनवायरनमेंट, बिल्कुल जो भाषा का पर्यावरण है। अगर आपने एक्सपोजर दिया बच्चों को, इस बार भी एक क्वेश्चन आया हुआ था व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो बच्चों को एक्सपोजर मिलना इंपॉर्टेंट है, वो एक पर्यावरण मिलना इंपॉर्टेंट है। आपको आज इंग्लिश नहीं आती, 3 महीने के लिए कहीं छोड़ दिया जाए जहां सिर्फ इंग्लिश बोली जाती होगी, आप अपने आप बोल करके आएंगे, है ना, क्योंकि सर्वाइवल तो चाहिए ही, तो बच्चा तो और जल्दी सीखता है। तो एनवायरमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मदर टंग आप कैसे सीख गए? क्योंकि एनवायरमेंट था। मम्मी खाने के लिए भी मदर टंग में ही बात करती थी, पापा आते थे ऑफिस से तो आप उसी तरीके से देखते थे, पूरे घर में वही भाषा इस्तेमाल हो रही है, आपने एक्वायर कर ली। लेकिन जब आप दूसरी भाषा सीखने गए, इंग्लिश हो या कुछ भी, तो आपको किताबों की भी जरूरत पड़ी, आपको रूल्स की भी जरूरत पड़ी, आपको ग्रामर की भी जरूरत पड़ी। ठीक है बात, बिल्कुल चल रहे हैं संतोष जी, आप ये करते रहिए, ये सीरीज क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, डी ऑप्शन सही हुआ, लैंग्वेज का एनवायरनमेंट। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश। भाई ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर मैं बात करूं एक अच्छी पुस्तक की, किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में, तो क्या उसके अंदर विशेषताएं होनी चाहिए, या क्या विशेषता होनी चाहिए, ये पूछा है हमसे। एक अच्छी गुड टेक्स्ट बुक का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, विशेषता क्या होगी? पहला ऑप्शन है एवरी लेसन शुड हैव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन एट द बिगिनिंग एंड अ कंक्लूजन एट द एंड, या फिर इट शुड बी बेस्ड ऑन द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस। ये जो है गाइडिंग प्रिंसिपल और सिलेबस पर बेस्ड हो जो किताब है आपकी, या फिर नो डिफिकल्ट वर्ड्स शुड बी गिवन इन द टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल पे कोई डिफिकल्ट वर्ड ही ना दिया हो, या फिर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस शुड बी गिवन टू प्रैक्टिस एट द एंड ऑफ द लेसन। अब इसमें इतनी गलतियां आप लोग कर रहे हैं, भरपूर गलतियां कर रहे हैं, कई लोग बी के पीछे पड़े हुए हैं। इट शुड बी बेस्ड ऑन द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस। अगर बुक है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, या एक सर्टिफाइड है जिसको आप स्कूल में चला रहे हैं, तो वो आपके करिकुलम के अनुरूप ही होगी। ऐसा नहीं है आपने कोई भी उठा कर किताब आप ले आए, अपनी मर्जी से नॉवल दे दी बच्चों को। वो एक बेसिकली आपके सिलेबस या करिकुलम के आधार पर ही आती हैं बुक्स, अगर स्कूल में यूज हो रही हैं प्रॉपर। एक्सेप्शंस की बात अलग है, किसी ने कुछ और ही कर लिया हो तो इसको तो हटा देंगे हम। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ? इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर इंट्रोडक्शन बिगिनिंग में भी हो और कंक्लूजन हो हर एक लेसन में, जिससे बच्चा कंक्लूड कर पाए उस एक स्टोरी को, उस एक बात को जो भी भाषा के थ्रू कही गई। तो ए यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? प्रैक्टिस आप अलग से करा लीजिए ना कितनी भी। बुक का मकसद सिर्फ प्रैक्टिस थोड़े ना है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन जो है, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, आप समझ पाए, वो भी तो है। उसमें पिक्चर्स भी हैं, उसमें शुरुआत में भी आपको एक अच्छी सी बात कही गई होती है जिससे पता लगता है आपको ये चैप्टर किस बारे में है। फिर लास्ट में जब कंक्लूड होगा तो आपको पता लगेगा अच्छा ये शिक्षा हमें यहाँ से मिली, ये वैल्यू मिली हमें इस चैप्टर से। तो इसलिए ए होगा इसका सही आंसर। बाकी थर्ड ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कह देंगे कोई डिफिकल्ट वर्ड ही नहीं डालेंगे। मतलब किसको कह रहे हैं? जो आपके लिए डिफिकल्ट है, जरूरी नहीं है कि बच्चे के लिए आसान हो, या जो आपको आसान लग रहा है वो बच्चे के लिए डिफिकल्ट ना हो। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई आप डिफिकल्ट वर्ड नहीं डालेंगे। ऑब्वियसली उसकी एज के अकॉर्डिंग वो बुक बनी होगी और डिफिकल्टी लेवल एक सर्टेन तय हुआ होगा कि इस एज के बच्चे के लिए क्या सही है। ठीक, तो इसलिए जो आंसर है वो ए हुआ। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल वाइल टीचिंग इंग्लिश बाय द टीचर यूजिंग ऑथेंटिक टास्क थ्रू। भाई सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन है बच्चों का वो संभव है इंग्लिश पढ़ाते समय जब बाय द टीचर यूजिंग ऑथेंटिक टास्क। टीचर क्या करे? ऑथेंटिक टास्क का इस्तेमाल करे। कैसे हो सकते हैं वो? कौन से टास्क? थ्रू कम्युनिकेटिव प्रोसेस, यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच के थ्रू, ग्रामर ट्रांसलेशन के थ्रू, या फिर डायरेक्ट मेथड के थ्रू, या फिर स्ट्रक्चरल मेथड के थ्रू। बताएं एक बार फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया, ए ए ए आंसर कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, शिवन्या करेंगे इसका कुछ ना, ये फॉर्मेट गलत बना हुआ है, मुझे पीछे आना पड़ रहा है बार बार। बताओ एक बार। बिल्कुल भाई,
कौन से टास्क आप ऑथेंटिक कराइए, सब कुछ सिलेबस के अनुसार कराइए, जैसे कराना है कराइए, बट कम्युनिकेटिव अप्रोच अगर इस्तेमाल की तो सबसे बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जहां कन्वर्सेशन करेगा ना, खुल के ग्रुप्स में बैठ करके अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, आप उसको करने देंगे, सबसे बेस्ट लर्निंग होगी वहां पर। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा, एटलीस्ट हर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, उसे ये डर नहीं होगा मैंने ये गलत बोल दिया, सही बोल दिया तो पता नहीं क्या होगा। ठीक, तो इसलिए ए ऑप्शन। यहाँ पर ग्रामर ट्रांसलेशन में तो बोलने पर ध्यान ही नहीं है, यहाँ तो बस आप पढ़ लेंगे लिख लेंगे। डायरेक्ट मेथड का जो इस्तेमाल है वो इतना ज़्यादा कई बार प्रॉब्लमेटिक बन जाता है यदि टीचर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, छोटी क्लास नहीं है, और बच्चे को जब तक वो बोलनी ना आ जाए भाषा, वो खुद कई बार पीछे हटेगा कि यार मैं तो इसका सेंटेंस नहीं बना पा रहा और मुझे तो इसी लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में होता है कि 5 रुपये फाइन लगेगा अगर आपने हिंदी में बात की तो। स्ट्रक्चरल अप्रोच में सर्टेन स्ट्रक्चर्स को आप एक तरीके से समझा देते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, ज्यादा से ज्यादा बच्चा पार्टिसिपेट करे, तो कम्युनिकेटिव अप्रोच का सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बच्चा शर्माएगा नहीं, झिझकेगा नहीं, वो अपनी बात कहेगा, कम्युनिकेट करेगा, ग्रुप्स में बैठेगा, एक्सप्रेस करेगा खुद को। ठीक है बात। 7th क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन अ टीचर यूजेस रियलिया टू टीच वोकैबुलरी एंड ग्रामर। रियलिया का इस्तेमाल किया किसी एक शिक्षक ने ग्रामर और वोकैब पढ़ाने के लिए। ठीक, तो इस स्थिति में शी इज डूइंग व्हाट, बताएं एक बार। ए डी मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं। देखो अगर मैं बात करूं रियलिया की, तो ये बहुत बार पूछा है, और रियलिया बना है रियल शब्द से, स्पेशली रियल ऑब्जेक्ट्स का, रियल सिचुएशंस का, है ना, रियल एक्शंस कर करके दिखाए टीचर, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। यानी यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस एंड रियल लाइफ सिचुएशंस, रियलिटी से आप जोड़ते हैं, इसलिए इसको रियलिया कहते हैं। एप्पल, अगर आप एप्पल बता रहे हैं, ए फॉर एप्पल, तो आपने एप्पल को ऐसे दिखा दिया क्लास में, या तो उसका चार्ट एक शेप बना करके आपने दिखा दिया। मतलब रियल ऑब्जेक्ट्स का आप यूज कर सकते हैं, एक्शंस का और रियल लाइफ सिचुएशंस का। क्लियर है बात? तो ये एक बेसिक बात है, इसलिए इसको रियलिया कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली। अब सीएलटी से क्वेश्चन बहुत आता है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या है? वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जहाँ कम्युनिकेशन को गोल भी बनाया जाए, उसको मीन्स भी बनाया जाए, एंड भी बनाया जाए। मतलब कि कम्युनिकेशन पर जोर है कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में बात करे, अपने आप को बेसिकली फ्रीली एक्सप्रेस करे। अगर कहीं गलती भी हो रही है तो आप उसका खून नहीं पी रहे, सुन रहे हैं उसकी बात। देखते हैं एक बार सीएलटी ने किस एक अप्रोच को रिप्लेस किया। तो अगर आपने मेरा मेथड्स वाली वीडियो नहीं देखी है इंग्लिश की, तो आप देख लीजिएगा। स्ट्रक्चरल टीचिंग को, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग को, मोटिवेशनल या फिर नेचुरल। हुआ क्या था, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट या ऑपोजिट आया डायरेक्ट मेथड। उन्होंने टारगेट किया उसको कि भाई नहीं ये बात गलत है, ये यूज करो। तो समय के साथ क्रिटिसिज्म और आगे नई नई चीजें आती रहती हैं। अगर मैं बात करूं सीएलटी को रिप्लेस करने की, तो इसको स्ट्रक्चरल टीचिंग को रिप्लेस कर दिया था किसने? सीएलटी ने। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल टीचिंग कुछ स्ट्रक्चर्स को आपको समझा करके उनको बार बार यूज कराएगा कि अच्छा भाई सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, फिर एग्रीमेंट आएगा, इस सिचुएशन में ये यूज कर सकते हो, ये कर सकते हो। बट कम्युनिकेशन ने ये बाधाएं तोड़ दी, नेचुरल बना दिया बच्चों को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हैज डैश कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब ये बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है। अगर आपको नंबर लाने इंग्लिश पेडागोजी में, हिंदी पेडागोजी में, कुछ भी नहीं है, बस आप ये क्वेश्चन वाली सीरीज भी अगर आप अटेंड कर रहे हैं और थोड़ी सी समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार, गिनती के टॉपिक्स हैं। अगर आपका लेवल जो है वो एवरेज से नीचे है, तब थोड़ी सी और आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, जो मैं क्लासेस लेके अलग से चैप्टर्स डिस्कस कर लूंगी। बताओ एक बार। बहुत बढ़िया। देखो इंग्लिश लैंग्वेज हैज डैश कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब बात साउंड की चल रही है, तो बिल्कुल दिल पे लेके बचपने की तरह कॉन्सोनेंट पे नहीं चले जाना हमें। कॉन्सोनेंट साउंड्स, एक वर्ड जुड़ा हुआ है। तो साउंड्स की अगर मैं बात करूं कॉन्सोनेंट्स के, तो 24 साउंड्स हैं। 21 कौन बता रहा था? सी। बिल्कुल सही बात है, जो सी ऑप्शन है, 24 साउंड्स हैं। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। आपको पता है नंबर ऑफ वॉवेल्स, इसको 2 मिनट देंगे पूरे, ताकि आगे के लिए क्लियर हो जाए। हर सेशन में यही ना डिस्कस करते रहें। वॉवेल और कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन तो आप हिंदी में जानते ही हैं। तो इंग्लिश में टोटल लेटर्स कितने हैं एक अल्फाबेट में? 26। टोटल लेटर्स 26, जिसमें से 5 वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और 21 आपके कॉन्सोनेंट हैं। अभी जो ये 21 आंसर कर रहे थे बहुत तेजी से, जिनका ध्यान नहीं गया, आप ध्यान से देखिएगा। गलती यहां हो कोई बात नहीं, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। 21 जो है वो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन एक चीज यहां लिखी हुई है कॉन्सोनेंट्स की, साउंड्स। मतलब ध्वनियां तो 44 है ना, 44 ध्वनि निकालेंगे क्या? 26 लेटर्स से 44 साउंड्स बनती है। 44 साउंड्स बनेंगे। एक लेटर से मल्टीपल साउंड्स भी तो आती है ना, तो ये 44 साउंड्स बनेंगी कैसे?
5 वॉवेल से 4 गुना साउंड निकलते हैं, यानी 20 साउंड्स जो हैं, 20 ध्वनियां 5 वॉवेल की। तो पूछ ले अगर वॉवेल साउंड्स कितनी हैं तो 20 हैं। अब आपसे पूछा था कि कॉन्सोनेंट साउंड कितनी है, तो ये कुल 24 हैं, मतलब 21 वॉवेल मिला करके कुल 24 आवाजें निकालेंगे, ये कह सकते हैं ध्वनियां निकालेंगे। तो पूछे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, तो भैया 21 होते ही हैं, नंबर ऑफ वॉवेल 5 होते ही हैं, लेकिन साउंड के बारे में पूछ ले भैया क्या है, वॉवेल की जो साउंड्स हैं वो कितनी होंगी, तो 5 वॉवेल 20 साउंड निकालेंगे, और जो कॉन्सोनेंट है 21 वो 24, टोटल मिलाकर के जो साउंड्स हैं इंग्लिश में वो 44 हो गई। ठीक, साउंड की बात चल रही है, ध्वनि। ठीक, क्लियर हो गई होगी यहाँ तक की बात। स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल लीजिए, बाद में ले लेना रोक के वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट करेंगे मैथ्स पेडागोजी भी किसी दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इंटेंसिव रीडिंग रेफर्स टू, भाई इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग की हमने बात की हुई है, ना की हो, अगर पुराने सेशंस ना देखे हो तो देख लीजिएगा, आगे भी मैं डिस्कस करूंगी। अगर मैं बात करूं इंटेंसिव रीडिंग रेफर्स टू, इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या है। पहला है रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, एक टेक्स्ट को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना। रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर प्लेजर, मजे के लिए पढ़ना। रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर एडिटिंग, उसमें कुछ एडिटिंग करने के लिए पढ़ना। या फिर रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर समवन एल्स, किसी और को आप सुन करके वाचन, मतलब पढ़ करके वाचन कर रहे हैं। सी ऑप्शन आप लोग कर रहे हैं, यानी रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर एडिटिंग। कैसी कैसी बातें करते हो, कभी पढ़ा है हमने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में ये बात। इंटेंसिव में आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं, जैसे कि क्लासरूम में कुछ हो सकता है, आपके टीचर ने आपको एक चैप्टर कराया, फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो अगर आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देखना है, समझना है, तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, डिटेल्ड जो है आपको पता होनी चाहिए डिटेल। तो ये इंटेंसिव रीडिंग है, जिसको कंपैरेटिवली स्लो कह देते हैं या स्कैनिंग से भी जोड़ देते हैं, है ना। स्किमिंग तो हमने सुना ही है, ठीक है बात। लेकिन अगर मैं बात करूं रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर प्लेजर, तो ये एक्सटेंसिव हो जाता। एक्स्ट्रा से याद रख लेना, एक्सटेंसिव मतलब स्किमिंग होती, थोड़ा सा फास्ट भी होता, ठीक है बात। तो ये एक बेसिक बात है जो हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए।